हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 1 जो कि हमारा है भारत और विश्व, ठीक है, जो इग्नू सेकेंड ईयर MA पॉलिटिकल साइंस से जो बच्चे कर रहे हैं उनकी सेकेंड ईयर की जो बुक है भारत और विश्व मतलब MPSC 1, उस बुक को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बुक में हम भारत का बाकी जो विश्व है इसके साथ कैसे संबंध है, इस संबंधों का जो विकास है वो कैसे हुआ, अब किस सिचुएशन में है, जो चाइना है, अमेरिका है, रशिया है या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, सबके साथ भारत के कैसे रिलेशन है, उस चीज़ के बारे में जो है इस चैप्टर में मतलब इस बुक में जो है हम बात करेंगे। तो इस बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। जो विश्व को देखने का जो दृष्टिकोण है, भारत का विश्व को देखने का जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण का जो है विकास कैसे हुआ, ऐसे कौन से स्रोत है जिसकी वजह से जो भारत का दृष्टिकोण आज जैसा है वैसा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से जो है ऐसे दृष्टिकोण हैं। भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माण में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे इन्होंने जो है बहुत योगदान दिया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है उसी से प्रेरणा लेकर, उसी से प्रभावित होकर जो हमारे जो नेता लोग थे उन्होंने जो है भारत का जो है विदेश नीति बनाया। ठीक है, जो हमारे परंपरागत भारतीय मूल्य हैं इन स्रोतों के आधार पर ही जो भारत की विदेश नीति है उनका जो है निर्माण किया गया। और हमारे जो परंपरागत मूल्य है वो कौन कौन से हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, विष्णु पुराण है, मनुस्मृति है, इसके अलावा जितने हमारे पुराण हैं, वेद है, ये सारे क्या है, ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है। इन्हीं से जो है प्रभावित होकर जो है हमारे नेताओं ने क्या किया, हमारे नेताओं ने जो है भारत की जो विदेश नीति है उसको बनाया है। हमारे ये जो ग्रंथ है इन ग्रंथों से हमने क्या सीखा, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है विश्व विचार के विकास में जो हमारे परंपरागत मूल्य के स्रोत है या फिर जो विषय है इन्होंने अपना योगदान कहाँ तक दिया। ठीक है, इन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर ही भारत ने जो है मध्यम मार्ग जो है अपनाया, सहिष्णुता और सौहार्द की जो भावना है इसको अपनाया, आदर्शवाद या फिर हम यथार्थवाद भी इसको बोल सकते हैं, इस पर फोकस किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, सकारात्मक चिंतन की प्रधानता है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका जो है क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये वीडियो तो वैसे इंट्रो वीडियो है। ठीक है, इसमें हम ये मतलब मैंने आपको यही बताया है कि जो हमारा नेक्स्ट बुक है वो MPSC 1 है जो कि भारत और विश्व है, जिसमें हम भारत का अन्य बाकी जो विश्व है उनके साथ और अपने पड़ोसी जो देश है उनके साथ कैसे संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। तो पहला चैप्टर पहले हम यही जानेंगे कि जो ये दृष्टिकोण भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्माण में जो भी दृष्टिकोण अपनाया है ये क्यों अपनाया है, इसके पीछे जो है रीज़न क्या है, जो कि हमारे पुराने जो वेद है, ग्रंथ है, पुराण है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों में जो जो बातें कही गई है उन सारी चीज़ों को लेकर ही जो है भारत ने जो है अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। यहाँ के नेताओं पर उस चीज़ का जो है प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक है जैसे कि मध्यम मार्ग की दार्शनिकता, सहिष्णुता और सौहार्द, आदर्शवाद, यथार्थवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, सकारात्मक चिंतन की प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम डिटेल से अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ये हमारा इंट्रो वीडियो है, इसमें इस चीज़ से ज़्यादा जो है मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। इस पूरे बुक को जो है हम अपनी अगली वीडियोस में जो है धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछला जो मेरा इंट्रो वाला वीडियो था उसमें बताया था कि इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो MPSC 1 की होगी, जो हमारा है भारत और विश्व।
ठीक है। तो इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में तो मैंने अपना इंट्रो वाले वीडियो में बता दिया है। आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जो है आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक है वो था भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। भारत का जो विश्व दृष्टिकोण है, मतलब भारत की जो विदेश नीति है, उसका जो है विकास कैसे हुआ, किन किन तत्वों की वजह से हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो भारत के विश्व दृष्टिकोण के परंपरागत स्रोतों का विवेचन। जो परंपरागत स्रोत थे उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि हमारे ग्रंथ है, वेद है, जैसे कि मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सारे जो हैं हमारे परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है। इन्होंने हमारे जो विदेश नीति है इसके निर्माण में जो है किस प्रकार से योगदान दिया, इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था। तो भारतीय संस्कृति के अनेक ग्रंथ विश्व दृष्टिकोण के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता है, जो कि निम्न रूप में स्पष्ट होता है। अब कौन कौन से रूप में स्पष्ट होते हैं? महाभारत और रामायण के विचार, जैसे रावण को हराकर विभीषण को राज्य दे देना, वह किसी समस्या के समाधान के लिए कृष्ण द्वारा शांतिपूर्ण साधनों का अवलंबन। क्या था कि जो महाभारत है, रामायण है, इन्हीं से जो है हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। जैसे रामायण में क्या था कि जो राम जी थे उन्होंने रावण को जो है पराजित कर विभीषण को जो है लंका, मतलब जो रावण का राज्य था वो उसे दे दिया था। इससे जो कि हमारे जो राजा महाराजा थे इस चीज़ को उन्होंने भी अपनाया। वे भी क्या करते थे, अगर किसी राज्य पर वे आक्रमण करते थे या फिर किसी राज्य को जीत लेते थे तो उस राज्य की जो जनता है उसका शोषण नहीं करते थे। दूसरा पॉइंट है, भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना। भारत में जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाता है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया, इसका मतलब होता है सभी सुखी हो और सभी रोग मुक्त रहें का जो है चिंतन किया जाता है, इस बात को माना जाता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है शत्रुओं को क्षमा कर विजित प्रदेश उसे वापस लौटा देना, जो कि मैंने आपको जो पहला पॉइंट है उसी में बता दिया था। इसीलिए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के युद्ध में युद्धबंदियों को जो है क्षमा कर दिया था। फोर्थ पॉइंट है अनाथों को शरण देना, जैसे राम ने जो है विभीषण को दिया था। भारतीय धर्म ग्रंथ से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रकट होता है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं उनके प्रति जो है आदर और सम्मान का भाव जो है रखने के लिए प्रेरणा देते हैं। इन्हीं चीज़ों को जो है हमारे जो भारत के नेता थे उन्होंने अपनी विदेश नीति के निर्माण में ही जो है अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय धर्म ग्रंथ मानव जाति के उत्पीड़न के स्थान पर मानव कल्याण को मानते हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो हमें मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं, ना कि मानव उत्पीड़न की। तो भारत भी इसी चीज़ को अपनाता है। भारत में संघ और संगठन तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने का भारत का परंपरागत विश्व दृष्टिकोण है। भारत के जो धर्म ग्रंथ है वो भारतीय लोगों को जो है संघ बनाकर या फिर संगठन बनाकर लोगों के साथ जो है प्रेमपूर्ण तरीके से रहने की जो है सीख देता है, और भारत ने भी इसी चीज़ को अपनाया। ठीक है। और इसीलिए इसी चीज़ को अपनाते हुए जो भारत है उसने संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका सदस्य बना और कई बार जो है अपना योगदान उसमें दिया।
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में जो है हमने पढ़ा कि जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे या परंपरागत मूल्यों के जो स्रोत है उनसे जो है हमने क्या क्या लिया, या फिर वो जो धर्म ग्रंथ है वो हमें क्या क्या सीख देते हैं। अब हम परंपरागत मूल्यों के जो स्रोत हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या करेंगे। उन्होंने जो है कहाँ तक हमारी विदेश नीति के निर्माण में योगदान दिया है, इस चीज़ को हम देखेंगे। जो 5-6 पॉइंट मैंने आपको अपने इंट्रो वाले वीडियो में बताया था, उन सारे पॉइंट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे अपनी बाकी की वीडियोस में, ठीक है। तो जिसमें से हमारा पहला पॉइंट था मध्यम मार्ग की दार्शनिकता। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत मध्यम मार्ग का दर्शन अपनाया। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने जो है मध्यम मार्ग का जो दर्शन है उसको अपनाया था। भारतीय दर्शन शुरू से ही अति का विरोध करता रहा, इसीलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। मतलब भारतीय दर्शन किसी भी क्षेत्र में मानव जाति से अति से परहेज करने की बात करता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को ओवर करने से जो हमारे जो दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है, किसी चीज़ के ओवर अति से जो है परहेज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ग्रंथ है वो हमें क्या बताते हैं, वो हमारे जीवन के जो है 4 उद्देश्य बताते हैं। वो 4 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। जो हमारा धर्म होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ईश्वर और सामाजिक नियम के प्रति हमेशा कर्तव्यपरायण रहना। समाज के प्रति हमारे जो नियम हैं या ईश्वर के प्रति जो नियम हैं उसके नियमों का जो है कर्तव्य का पालन करना, ठीक है। और जो हमारा काम है, काम का अर्थ होता है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों का जो है सुख प्राप्त करना। अर्थ का जो अर्थ है हम पैसों से लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अर्थ का कि जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए जो धन है उसका संग्रहण करना। इसके अलावा जो मोक्ष है इसका मतलब होता है जन्म और मृत्यु का जो बंधन होता है उससे मुक्ति पाना। और ये जो हमारे 4 उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो नैतिक साधनों से की जाने की जो है बात की गई है। मध्य मार्ग इस बात का भी संकेत देता है कि विश्व में हो रहे अतिवाद के अंतर्गत जो मध्य मार्ग है वो हमें इस बात का भी संकेत देता है, जैसे विश्व में जो अतिवाद हो रहा है, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान जो हथियारों की होड़ हुई थी, या फिर अति साम्राज्यवाद या जो उपनिवेशवाद है, इसकी इच्छा से जो है हमें अलग रहना चाहिए। इससे अलग रहकर सामान्य जीवन जीते हुए अपनी इच्छा की पूर्ति की जाए, यही भारतीय दर्शन की परंपरा रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सहिष्णुता और सौहार्दता। ये जो सहिष्णुता और सौहार्दता होता है इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के धर्माचरण, रीति रिवाज, विचार और परंपराओं को सहन करने की शक्ति होना, ठीक है। जो हमारे देश में हमें पता है भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो सहिष्णुता और सौहार्द का मतलब ही यही होता है कि जो विभिन्न धर्म है, रीति रिवाज है या विचारों के जो लोग हैं, उनकी जो परंपरा है उनको सहन करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर होना चाहिए, और जो सभी लोग हैं वो मिलजुल कर प्रेमपूर्ण व्यवहार करें आपस में, ठीक है। इसी कारण से भारत में प्राचीन काल से विभिन्न धर्म, जाति और नस्ल के लोग आए और यहीं के होकर रह गए, ठीक है। जितने भी लोग आए भारत में विदेशों से, जो अन्य किसी देश से, धर्म से जो है वो लोग जो है क्या कर गए, भारत में जो है मिल गए, भारत में जो है आत्मसात हो गए, यहाँ के लोगों के साथ जो है मिलजुल कर रहने लगे, ठीक है। भारत में सभी के विचारों को जो है आदर दिया गया और जो लोग थे उनके साथ जो है प्रेमपूर्ण व्यवहार स्थापित किया गया। भारत शांतिपूर्ण
वाद विवाद द्वारा समस्या का समाधान चाहता है। इसीलिए भारत के आंतरिक विषयों में इसी साधन को महत्व दिया गया है। भारत जो है वो किसी भी, चाहे वो भारत के अंदर की बात हो, ठीक है, जो घरेलू विवाद होते हैं उससे रिलेटेड कोई विषय हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी विषय हो, उन सारे विषयों पर जो भारत है वो सभी समस्या का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण वाद विवाद द्वारा चाहता है। कोई युद्ध करना जो है भारत नहीं चाहता, युद्ध की पहल भारत नहीं करना चाहता, जो कि भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों से लिया गया है। और ये जो चीज़ें हैं ये भारत की जो सांस्कृतिक जो ग्रंथ हैं उन्हीं से लिया गया है। भारत में जो है लोकतंत्र है, ये हम सबको पता है। यहाँ पे क्या होता है कि सबको अपनी जो बातें हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति, सबको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, तो सबको जो है बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोकतंत्र के विरोध में भी कोई कुछ बोलता है तो उसकी जो भावनाएं हैं उसकी भी कद्र की जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र है उसका सार ही है सहिष्णुता। भारत ने विश्व में शांति की स्थापना, युद्ध का वर्जन, शांतिपूर्ण साधनों से समस्या का समाधान करना जो है हमेशा से ही चाहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो है MPSC 1, जिसको हम भारत और विश्व और इंग्लिश में इंडिया एंड द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, इस बुक को हमने स्टार्ट कर दिया है और इसकी 2 वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मेरी उन वीडियोस को जो है आप देख सकते हैं। पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा, तो आपको जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने अपना जो है पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमारा पहला चैप्टर था भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। पिछली वीडियो में मैंने जो बता दिया है वो चीज़ें इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूँगी। आप जो है मेरी जो वीडियो है वो वाली वीडियो देखिएगा, तो फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। भारतीय दर्शन की परंपरा, आदर्शवाद और यथार्थवाद। भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, जैसे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद, आज हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले के जो 2 पॉइंट थे वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, और वो हमारे 2 पॉइंट थे मध्यम मार्ग की दार्शनिकता और सहिष्णुता और सौहार्दता, ठीक है। ये आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल से जो है चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम आदर्शवाद और यथार्थवाद को जानेंगे। तो यथार्थवाद के प्रमाण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में मिलते हैं, और वे इस बात पर, मतलब जो यथार्थवादी दार्शनिक है, वे इस बात पर एक ही राय रखते हैं कि राज्य की सुरक्षा किसी भी दृष्टिकोण से की जानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर पूरे भूभाग पर अधिपत्य स्थापित करना चाहिए। और इनका मत है कि समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध का सहारा अंतिम साधन के रूप में लिया जा सकता है। जो यथार्थवाद है, ठीक है, या फिर जो यथार्थवादी दार्शनिक है, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि सबसे पहले हमारे लिए राज्य है, राज्य की सुरक्षा के लिए अगर हमें जो है युद्ध करना पड़े, ठीक है, पर अंतिम साधन के रूप में, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, युद्ध करना ही पड़े राज्य की सुरक्षा के लिए, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध केवल अनैतिक ही नहीं, विध्वंसकारी भी होते हैं और इसमें जीत की संभावना निश्चित नहीं होती। युद्ध को अंतिम सहारे के रूप में क्यों देखते हैं, अंतिम साधन के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो किसी भी हालत में हम उनको नैतिक नहीं ठहरा सकते। जिन दोनों देशों के बीच युद्ध होगा उनका विनाश जो है निश्चित होता है, ठीक है। चाहे कोई भी देश हारे या जीते, पर नुकसान दोनों का होता है, ठीक है, और जीत की संभावना इसमें निश्चित नहीं होती। पंचतंत्र में, राजनीति में जो पंचतंत्र है, इसके अंतर्गत बताया गया है शांति के बारे में, ठीक है। पंचतंत्र में शांति को जो है महत्व दिया गया है, और अगर शांति से बात ना बने, जो पंचतंत्र है इसमें यह कहा गया है, अगर कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी विषय को लेके, तो उसका समाधान हमें जो है शांति से जो है करना चाहिए। अगर शांति से समाधान नहीं निकलता हो तो ऐसी हालत में जो है हम युद्ध कर सकते हैं,
महाभारत में अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो श्री कृष्ण थे उन्होंने शांति की स्थापना के लिए पहले वार्ता का प्रयास किया था, ठीक है। पर जब बातचीत से बात नहीं बनी तो उन्होंने जो है युद्ध का सहारा लिया। इसके अलावा ये तो यथार्थवादी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यथार्थवाद क्या होता है। अब हम आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे। आदर्शवादी पक्ष, जो आदर्शवादी है वो अहिंसा, जैसे कि गांधी जी अहिंसा, त्याग और पाप से मुक्ति के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित करता है, क्योंकि उपनिषद में अहिंसा के सिद्धांत को इसी आधार पर स्वीकार किया गया है। आदर्शवादी इस बात पर बल देते हैं कि सारा विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति है और हम सब जीव उस शक्ति का एक अंश है और इसी आत्मा की अनुभूति ही सत्य और पूर्णता की अनुभूति है। इसीलिए भारतीय दर्शन हिंसा का खंडन करता है। जो आदर्शवादी है उनका कहना है कि ये जो संपूर्ण विश्व है ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब हमें अपनी खुद की आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमें सत्य की खोज हो गई है, सत्य को हमने पा लिया है और हमें जो है पूर्णता की अनुभूति हो गई है। और इसी के आधार पर जो भारतीय दर्शन है इसमें हिंसा का खंडन किया गया है। अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो इसमें जो है अहिंसा का प्रबल समर्थन किया गया है। जो बौद्ध और जैन धर्म है इसमें जो है हिंसा से परहेज करने की बात की गई है, ठीक है। इस प्रकार आदर्शवादी पक्ष सत्य की ओर संकेत करता है। बौद्ध धर्म युद्ध और हिंसा को पाप मानते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो युद्ध और हिंसा को जो है पाप मानते हैं। इसीलिए जो सम्राट अशोक थे उन्होंने हिंसा और युद्ध को त्याग कर प्रेम और सौहार्द के द्वारा व्यक्ति के संबंध स्थापित करने चाहिए। जो सम्राट अशोक है इनके बारे में आई होप कि आप सभी को पता होगा कि इन्होंने जो है युद्ध में, ठीक है, युद्ध में इतना सारा नरसंहार देखा था कि उनका जो है हृदय पिघल गया था। उसके बाद उन्होंने जो है युद्ध वगैरह सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं सकती, दूसरी वीडियो में जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ हम बस इसी बुक के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है व्यक्ति के मध्य जो संबंध है, अच्छा संबंध है, प्रेमपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित करने की कोशिश की थी। और इसी आधार पर उन्होंने मित्रतापूर्ण कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की और युद्ध व आक्रमण रहित वातावरण का निर्माण करते हुए अपने शासनकाल में शांति की उन्होंने स्थापना की। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप में यही परंपरा रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा यथार्थवाद और आदर्शवाद था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई कर दूँगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी परंपरा की नकारात्मकता। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है, भारत के जो राजा महाराजा थे इन्होंने कभी भी हिमालय से बाहर, यानी कि जो पूरा भारत है इस भारत से बाहर जो है कभी भी साम्राज्य स्थापित करने की बात नहीं कही। भारतीय पुरातात्विक उत्खनन से जो शिलालेख वगैरह मिले हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि भारत के जितने भी सम्राट थे वो पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण के समुद्र तट तक के भाग, मतलब पूरा का पूरा जो पूरा भारत है इस पर ही अपना शासन रखना चाहते थे और समुद्र को लांघकर दूसरे देश के जो भूभाग है या फिर जो दूसरा देश है उस पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे या उनकी इच्छा ही नहीं थी। भारतीय धर्मशास्त्रों में भी समुद्र को लांघने का जो है विरोध किया गया है। जो हमारे धर्मशास्त्र है वो भी समुद्र के जो उल्लंघन है उसका विरोध करते हैं। हमारे जो धर्मशास्त्र है वो भी यही कहते हैं कि किसी अन्य देश पर जो है हमें अपना शासन स्थापित नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है उसी पर ही जो है अपना आधिपत्य रखना चाहिए। भारत दूसरों को अपने वश में करने की प्रवृत्ति का जो है विरोध करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के बालादित्य ने
जो बालादित्य थे, जो कि गुप्त वंश के थे, उन्होंने मिहिरकुल को हराकर उसका राज्य वापस उसे लौटा दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण इस चीज़ से रिलेटेड जो है हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में भारत के सम्राट ने विभिन्न देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और विचार विमर्श के आधार पर ही समस्या का समाधान किया। भारत ने हमेशा से ही जो साम्राज्यवाद है इसका विरोध किया। ब्रिटेन के द्वारा भारत पर किए गए शासन और शोषण एवं अत्याचार से भारतीय जनता को आधुनिक जो भारत का जो है ब्रिटिशर जो थे, उन्होंने भारत का जितना शोषण किया, भारत पर जितना जो है अत्याचार किया, इन सारी चीज़ों से सीख लेकर भारतीय जो जनता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने साम्राज्यवादी जो शासन है इसका पक्ष कभी भी नहीं लिया। ठीक है, इसके चलते और इसी चीज़ से सीख लेते हुए जो हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जियो और जीने दो, इसका जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके अलावा आज़ादी के बाद से ही भारत में साम्राज्य और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा व्यापक रूप से प्रकट हुई, जिसके चलते भारत ने आज़ादी के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों को साम्राज्यवाद और शोषण से मुक्त कराने में व्यापक रूप से सहयोग दिया। जो भारत है आज़ादी के बाद, जैसे भारत है, उन्होंने जितने भी तीसरी दुनिया के लोग हैं जो कि उस टाइम पर जो क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे या अन्य देश के जो है अंडर थे, ऐसे देशों को जो है आज़ादी दिलाने में हेल्प की, अपना योगदान दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MPSC 1 जो कि है भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस बुक को स्टार्ट कर दिया था, जिसके 3 वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। यह मेरा 4th पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरी उन वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। आप पहले उन वीडियो को देखिए, तब जाके ये वाली जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और सीरियल वाइज जो है आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास, ये आप सभी को पता है अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इसमें जो है हमने भारत का जो विदेश नीति है इसके निर्माण में हमारे जो परंपरागत स्रोत है, गीता, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उन्होंने किस प्रकार से जो है योगदान दिया है, इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे। जिसमें से कुछ पॉइंट जैसे सहनशीलता की परंपरा, यथार्थवाद, आदर्शवाद, ये सारी चीज़ों को जो है हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आस्था। भारतीय प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। जो भारत के लोग हैं, ठीक है, जो भारतीय हैं, वो लोग जो है पुराने टाइम से, प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इनका सम्मान करना जो है अपना नैतिक कर्तव्य मानता है। इसीलिए मनुस्मृति, विदुर नीति और अर्थशास्त्र में इस बात पर बल दिया गया है कि किसी राज्य में अन्य देश के राजदूत सुरक्षित होने चाहिए, वह उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मान्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, इसमें मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ, इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन काल से ही भारत की जो है परंपरा रही है कि अन्य राज्य के, या फिर हम कह सकते हैं अन्य देश के जो राजदूत हैं जो भारत में रह रहे हैं, इनको जो है कभी यहाँ पे तंग नहीं किया गया है या फिर इनकी जो है हत्या नहीं की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि राम के दूत के रूप में जब हनुमान जी लंका गए थे, ठीक है, तो रावण ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, पर रावण के जो भाई थे विभीषण, उनके कहने पर उन्होंने दूसरे राज्य से आए जो दूत हैं उनको ना मारने का निर्णय लिया, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो राम जी के दूत थे और दूसरे राज्य से आए थे। तो विभीषण के कहने पर जो है रावण ने उनको नहीं मारा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भी विदेशी दूतों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और
अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इस परंपरा का समर्थन करते हैं। ठीक है, पर कुछ देश जो है समय समय पर इस चीज़ का जो है उल्लंघन करते आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान और ईरान का एग्जाम्पल मिलता है। 1980 में पाकिस्तानी नागरिकों ने अमेरिकी दूतावास को जला दिया था और ईरान ने भी अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी या हम अधिकारी बोल सकते हैं, इनको कई दिनों तक जो है बंधक बनाए रखा था। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि इसने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शरणार्थी की परंपरा का भी व्यापक रूप से पालन किया है। रावण के उत्पीड़न से जब विभीषण जो है राम जी के शरण में आए थे तो राम जी ने क्या किया था, राम जी ने जो है विभीषण को अपने यहाँ पर शरण दी थी और उनकी जो है रक्षा भी की थी। इसके अलावा हम और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो और एग्ज़ाम्पल हमारे जैसे हम पृथ्वीराज को ले सकते हैं। पृथ्वीराज के दरबार में मोहम्मद गौरी से त्रस्त एक स्त्री को जो है सुरक्षा प्रदान की गई थी। चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया तब जो दलाई लामा है वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो है भारत में आकर जो है उन्होंने शरण मांगी। तो उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है उनको अपने देश में जो है शरण दी और उनको सुरक्षा प्रदान किया। आज भी जो है दलाई लामा भारत में शरणार्थी के रूप में जो है सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा 1971 में जब लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश भी बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, ठीक है, जब भी 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी लड़ाई में जीत के बाद, तब क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तब इंदिरा गांधी ने जो है उनको हमारे देश में शरण दी और उनकी रक्षा के लिए जो है पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया था। भारतीय संस्कृति से पूर्वी पाकिस्तान के लोग इतने प्रभावित हुए थे कि बहुत सारे जो शरणार्थी है वो यहाँ से गए ही नहीं, यहीं पर बस गए। 1965 और 71 में युद्ध में जो 1965 और 71 में जो युद्ध हुए थे, इसमें जो है लाखों युद्धबंदी, मतलब जो जिन देशों के साथ जो ये युद्ध हुआ था जैसे पाकिस्तान के साथ, तो उस देश के जो सैनिक है युद्धबंदी के रूप में जो है उनको भारत लाया गया। पर भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर किया, ठीक है, क्योंकि परंपरागत स्रोत में यही सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है, तो उन्होंने आदर किया और जो युद्धबंदी थे उनके साथ जो है प्रेम पूर्वक जो है व्यवहार किया और बिना किसी शर्त के जो है उनको पाकिस्तान, उनके अपने देश जो है लौटा दिया। 1980 में भारत ने तमिल जो शरणार्थी है उनकी रक्षा का जो है बीड़ा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है उनको शरण दी, उनकी रक्षा की। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं जो है आपको रिप्लाई कर दूँगी। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को जो है वीडियोस पसंद आ रही है, कितने लोगों को नहीं आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक तत्वों द्वारा सकारात्मक विचारों का क्रियान्वयन। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का जो है गाढ़ा रंग भारत के लोगों पर ऐसा चढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भी जो भारत के लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ा, इसका तिरस्कार नहीं किया, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने लिखा था, जोदी तो डाक सोने के उन्नाश है तो वो तुम्हें अकेला चलो रे, अगर तुम्हारी पुकार सुन के कोई नहीं आता तो अकेला चलो। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है शांति की स्थापना के लिए शीत युद्ध के समय, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हम सबको पता है कि जो है पूरा विश्व दो खेमे में बट गया था। भारत की स्वतंत्रता के टाइम पे विश्व जो है दो खेमे में बटा हुआ था, ठीक है, एक खेमा सोवियत संघ का था और जो दूसरा है वो अमेरिका का था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता दिया समझाने के लिए, ठीक है।
तो विचारधारा की लड़ाई थी, तो इसी को जो है शीत युद्ध, जहाँ पे हथियारों के साथ युद्ध नहीं हो रहा था, ठीक है, इसको शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध के टाइम पर जो भारत है, इसने ना सोवियत संघ के पास गया और ना ही अमेरिकी गुट में शामिल हुआ। सैनिक गठबंधन के जो है विरोध में भारत था और भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, मतलब दोनों में से किसी भी गुट में ना जाना, मतलब जो है निष्पक्ष रहना। ये नीति विश्व में व्याप्त गुटों को नकारने की नीति थी। जो दोनों गुट थे, इसको नकारने की नीति थी, और अगर दोनों गुटों में से कोई एक गलत होता था तो उसको जो है अपनी गलती बता देता था, ठीक है, मतलब उस गुट को जो है उसकी गलती या फिर क्या उसने गलत किया है, इन चीज़ों के बारे में जो है गुट निरपेक्ष जो देश थे वो बताते थे, ठीक है। पर यह नीति सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई थी, ठीक है। जो गुट थे उनको नकारने की नीति थी, पर इस जो नीति है, जो गुट निरपेक्षता की नीति है, ये नीति सकारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है अपनाई गई थी, क्योंकि भारत जो है उस टाइम पर, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, भारत को जो है अपना विकास करना था और वो किसी गुटों के चक्कर में जो है पड़ना नहीं चाहता था। विश्व के देशों ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को जो है समझा और इसका अवलंबन करना जो है शुरू कर दिया। गुट निरपेक्षता केवल विश्व में शांति स्थापना ही नहीं करता, बल्कि प्रजातांत्रिक जो विचारधारा है इसको भी स्थापित करता है। जो गुट निरपेक्षता है वो क्या करता है? गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल शांति की प्राप्ति का ही प्रयास नहीं करता, बल्कि जो प्रजातांत्रिक विचारधारा है इसको भी स्थापित करता है। ये मैंने आपको बता दिया है। और गुट निरपेक्ष जो गुट होते हैं, इनके द्वारा जो हिंसा, अत्याचार, शोषण और जो युद्ध है, इसकी आशंका को जो है कम किया जाता है, ठीक है। और अगर युद्ध, अशांति, ये सारी जो वातावरण है ये कम होगा तो विश्व में क्या फैलेगी? शांति, और शांति की स्थापना होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रजातंत्र है इसकी स्थापना के लिए जो है शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी MPSC 1 की जो बुक है, भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास, ये हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी 4 वीडियोज़ जो है मैंने अपलोड कर दी है। आपने मेरी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मेरी वो वीडियोज़ को जो है देख सकते हैं। अगर आपने पहले वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को पहले देखिए, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको अच्छे से जो है सारे जो टॉपिक्स है वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां और लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का वो कंप्लीट हो जाएगा, देन हम सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन और भारत। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक जो है हम पर राज किया था, मतलब भारत पर शासन किया था, और व्यापक रूप से भारतीयों का जो है शोषण किया, अत्याचार किया और भारत की संपत्ति को लूटने का काम किया, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक जो है अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था। अंग्रेज़ आए तो भारत में अपने लाभ के लिए थे, ठीक है। उन्होंने जो भी कुछ किया इंडिया में अपने लाभ के लिए किया था, पर भारतीयों को भी इससे जो है कहीं ना कहीं लाभ हुआ था, ठीक है। अब वो लाभ कौन कौन से थे ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेज़ों ने अपने शोषण और अत्याचार से भारत के लोगों को संगठित और राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी, जिस कारण 1857 से लोगों ने संगठित होकर आंदोलन करना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता के बाद भारत ने अन्य पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों का शोषण किया, इनका जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किया भारतीयों पर। तो इससे तंग होकर भारत के जो लोग थे वो पहले संगठित रूप से नहीं रहते थे, तो इन जो शोषण और अत्याचार थे इनसे जो है तंग आकर वे संगठित होने लग गए और उनके मन में जो है राष्ट्रीयता की भावना पनपी और उन्होंने जो है लास्ट में क्या किया,
1947 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, बहुत सारे आंदोलन किए थे, तभी जाकर जो है हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। ठीक है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके बाद ही लोगों ने जो है संगठित रूप से होकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ करना जो है, आवाज़ उठाना जो है शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने भारत में सड़कों और रेलों का परिचालन किया। ठीक है। रेलवे का जो विकास है भारत में किसने किया था, अंग्रेज़ों ने किया था। समाज सुधार, संचार के साधन का जाल बिछाना, ताकि भारत से जो इंग्लैंड है वहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो बन सके। भारत में प्रशासनिक तंत्र को गठित कर प्रशासन की शिक्षा देना, विभिन्न जातियों और धर्मों को एकता के सूत्र में बांधते हुए राष्ट्रवाद को जो है विकसित करना। ठीक है। भारतीयों को संगठित रूप में रहने की भावना को संचारित करना। भारतीयों ने जो है संगठित रूप से, पहले तो बिखरे हुए रहते थे, फिर जैसे ही इन पर जो है शोषण अत्याचार इनका किया जाने लगा, तब वे जो है संगठित रूप में जो है रहने लगे और संगठित रूप जो है इनका उभर कर सामने आने लगा। 1905 में जो बंग भंग हुआ था, ठीक है, इसके कारण ही भारत में एकता का जो है संचार हुआ। अरविंद घोष, तिलक, गोखले आदि नेताओं ने भारत में आंदोलन शुरू किया और धीरे धीरे ये आंदोलन भारत को स्वतंत्रता के रास्ते तक ले जाने का सेतु बना। ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे, उससे जो है हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है भारत ने ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार की जो रंग भेद की नीति थी, ठीक है, उसके कारण जो है बहुत सारा अपमान का सामना किया। भारतीयों का अपमान किया जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था, शोषण किया जाता था। इसीलिए जो है इन्हीं सारी चीज़ों से सीख लेकर स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो है विश्व स्तर पर जो रंग भेद की नीति है इसका विरोध किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में चल रही रंग भेद की नीति का जो है विरोध किया था। जो गांधी जी थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति चल रही थी उसका जो है विरोध किया था, आंदोलन चलाए थे और सफल भी हुए थे। नेहरू ने जातिगत अथवा वर्ण के आधार पर विभेद, शोषण और शासन का जो है पुरजोर विरोध किया था। यह नीति भारत की इसके बाद ये जो नीति है, रंगभेद की जो नीति है, ये भारत की धरोहर बन गई। भारत किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण, अगर अब भी भारत किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश के साथ शोषण या रंगभेद की नीति को देखता है तो इसका जो है भारत पुरजोर विरोध करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, भारत ने ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर व्यापारिक, आर्थिक और व्यावसायिक संबंध विच्छेद करने का निर्णय लिया। क्योंकि भारत का जो है ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक संबंध है। कैसे है? क्योंकि जो अंग्रेज़ है वो लगभग 200 सालों तक जो है हम पर क्या करके गए, राज करके गए। और यहाँ की जो शासन प्रणाली है इसको कई तरीके से, यहाँ की जो व्यवस्था है, भारत की जो व्यवस्था है, इसको जो है कई तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रभावित किया था। तो इस वजह से भारत का ब्रिटेन के साथ जो है ऐतिहासिक संबंध है। पर भारत ने ये जो ऐतिहासिक संबंध है इस आधार पर जो है व्यापार, व्यवसाय या फिर कोई भी आर्थिक गतिविधि है ये करने से मना कर दिया। भारत ने ये जो संबंध है इसका विच्छेद करने का निर्णय लिया। क्यों लिया था? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो भारत में केवल अपने लाभ के लिए आए थे, भारत के लाभ के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य जो था भारतीयों का शोषण था। ठीक है। इसीलिए भारत और ब्रिटेन का उस टाइम पे कैसा संबंध था? शोषणात्मक संबंध था, कोई लाभदायक संबंध नहीं था। हमारी जो शिक्षा पद्धति है या फिर सैन्य प्रणाली जो है, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स जो थे या फिर ब्रिटेन की जो प्रणाली है उससे प्रभावित है। भारत किसी भी परिस्थिति कोई भी परिस्थिति होती है उसका सामना करने के लिए जो है तैयार रहता है। इसीलिए भारत ने जो राष्ट्रमंडल के देश है इसके साथ जो है संबंध बनाए रखने का निर्णय लिया था। क्योंकि जो ब्रिटिशर है उन्होंने हमसे लिया तो हमारा बहुत कुछ है, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है। यहाँ पर रहकर जो है ब्रिटिशर्स ने भले ही अपने लाभ के लिए ही किया हो पर भारत के विकास में जो है योगदान दिया है। ठीक है।
भारत कठिनाइयों के बाद भी किसी देश के साथ संबंध विच्छेद नहीं करना चाहता। इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आई, अंग्रेज़ों ने जो है इतने टाइम तक भारतीयों का शोषण किया, इसके बाद भी जो भारतीय हैं वो इंग्लैंड के साथ अपना संबंध जो है बिगाड़ना नहीं चाहता, अच्छा बनाए रखना चाहता है। ठीक है, और विच्छेद नहीं करना चाहता, बल्कि अच्छाई और बुराई की परख कर अच्छाई के साथ रहने और बुराई से परहेज करने और उसे समाप्त करने का जो है प्रयास करता है। यही हमारी जो भारतीय है ये हमारी जो है परंपरा है। ठीक है, और इसी का जो है अनुसरण आज भी हमारी विदेश नीति के निर्माण में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिंतन। अब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इनका क्या चिंतन था। भारत ने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रवाद का समर्थन किया। वह भारत का जो राष्ट्रवाद है वो उदार राष्ट्रवाद है। इसी वजह से जो अन्य देश थे जो पराधीन थे, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्र पराधीन थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह, तो जो तीसरे विश्व के जो देश थे, तो उन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का जो है उनको जो है स्वतंत्रता की प्रेरणा देने का काम भारत ने किया। उनकी स्वतंत्रता का जो है भारत ने समर्थन किया और सभी राष्ट्रों को शोषण रहित होकर स्वतंत्र परिवेश में खड़े होने का आह्वान किया। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके साथ जो है मधुर संबंध स्थापित करने के लिए जो है मधुर संबंध स्थापित किया और विभिन्न जो राष्ट्र थे इनके साथ सहयोगपूर्ण नीति का अवलंबन का जो है इन्होंने समर्थन किया। 1921 के कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसमें भारत को सभी देशों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने की जो है बात की गई थी। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि भारत एक तरफ जहां स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, वहीं दूसरी तरफ विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वैदेशिक नीति की व्याख्या करना भी ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता से पहले से ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन्होंने विदेश नीति से रिलेटेड, मतलब विदेशों से संबंध या फिर अपने जो पड़ोसी राज्य है इनसे संबंध स्थापित करने के लिए जो वैदेशिक नीति होती है, इसके बारे में सोचना, ठीक है, इसके बारे में जो है सोचना स्टार्ट कर दिया था। इससे रिलेटेड जो नीति है इसका निर्माण करना जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जो गांधी जी थे उनका कहना था कि भारत पूरे विश्व को ये बता देना चाहता है कि वह विश्व के विभिन्न देशों के साथ किस प्रकार का संबंध रखने को इच्छुक है। मतलब जो भारत है वो अन्य राष्ट्रों के साथ जो है मधुर संबंध बनाने को तैयार था, मतलब सबके साथ मधुर संबंध बनाना चाहता था, आज भी चाहता है। जयपुर अधिवेशन में विश्व में शांति को स्थापित करने, जो जयपुर अधिवेशन हुआ था इसमें भी कुछ बातें कही गई थी, जैसे विश्व में शांति स्थापित करना, सभी राष्ट्रों की जो स्वतंत्रता है इसका समर्थन करना, नस्लवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना, आदि सारी जो बातें हैं ये की गई थी। इसके अलावा विदेशों में जो हम भारतीय मूल के नागरिक रह रहे थे उनको भी ये संदेश दिया गया था कि वे जिस देश में रह रहे हैं खुद को उस देश का नागरिक समझे और उस देश के जो लोग हैं उनके साथ मित्रतापूर्ण जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करे और उनके साथ अच्छे से रहे। इसके अलावा भारत ने विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उन पर हो रहे जो शोषण और अत्याचार है इनका भी विरोध किया था और इनके लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद की थी। 1935 में हरिपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें विदेश नीति से संबंधित कुछ जो प्रस्ताव है वो लाए गए थे, जो कि इस प्रकार है। भारत सभी पड़ोसी देश के साथ मैत्री चाहता है। भारत किसी के साथ जो है दुश्मनी नहीं करना चाहता या फिर युद्ध नहीं चाहता, सबके साथ जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहता है और मित्रता करना चाहता है। भारत अन्य देशों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत केवल अपने पड़ोसी देश के साथ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत विश्व शांति और सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत जो है पूरे विश्व में शांति चाहता है। भारत सभी प्रकार के संघर्षों को समाप्त करना चाहता है। भारत विश्व राजनीति में जो निशस्त्रीकरण की नीति है इसका समर्थन करता है।
भारत सामूहिक सुरक्षा की नीति का समर्थन करता है। भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शोषण का जो है विरोधी है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इन्होंने 20वीं शताब्दी से, ठीक है, 20वीं शताब्दी का जो प्रथम दशक था, तभी से जो है अंतर्राष्ट्रीय नीति की जो है घोषणा और स्पष्टीकरण जो है करना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें जो है भारतीय संस्कृति, परंपरा और गरिमा का जो है प्रभाव हमें व्यापक रूप से देखने को मिलता है। भारत की जितनी भी विदेश नीतियाँ थी, ठीक है, इन सारी नीतियों में जो हमारे पुराने जो ग्रंथ थे या फिर हमारी जो परंपरा है, जो नैतिकता है, इन सारों का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने इन्हीं नीतियों को जो है अपनाए रखा और आज भी इन्हीं नीति मतलब इन्हीं के थ्रू जो है विदेश नीति का जो है निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और इसे लाइक करें। आपने मेरी वीडियोस यहाँ तक देखी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।